परसों जो मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। आपके कुछ लोगों ने सुझाव दिए, अच्छा लगा। लेकिन ये मुद्दे जो हैं ये ना मेरे मुद्दे हैं या ना आपके मुद्दे हैं। तो जो अगर राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो उसका प्रचार होना चाहिए, ये तो मुझे नहीं लगता कहने की ज़रूरत होनी चाहिए। बात को जितना फैलाया जा सके। सवाल मेरी वीडियो का नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाइए वीडियोज़ और प्रचार कीजिए और फिर उनको बोलिए अपने दर्शकों को कि वो करें प्रचार, आगे बढ़ाएं। आखिर में फिर निष्कर्ष भी निकालेंगे हम रिफॉर्म्स की बात करने के बाद। लेकिन उससे पहले जो है मैंने परसों की बात कही थी कि खबरें जो हैं वो आती नहीं हैं। आज के बहुत से कई अखबारों में कई खबरें हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में तो एक खबर है कि सबसे बड़ा क्रिमिनल केस हुआ है वेटिकन में, जिसके बारे में बाकी किसी भी कोई अखबार में नहीं है। चर्चा चलो हमारे काम का नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं उसको। लेकिन मैंने उसी दिन बताया था कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का पैकेज हो गया। और कल ही जो है जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने ये बताया कि जितना स्टिमुलस दिया गया है काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है, और 25% SMSEs करीब जो हैं वो लोन में डिफ़ॉल्ट कर जाने की उसका है। इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। उसी तरह से एक्सप्रेस ने एक और न्यूज़ दी है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जो हैं वो पिछले साल 200 बढ़ गए, 2494 हो गए। और ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं ये बैंकों का करोड़ों अरबों रुपया खा जाते हैं, उसके बाद डिफ़ॉल्टर बनते हैं। उसी तरह से एक खबर जो है हिंदू ने दी, किसी और ने नहीं दी, कि पिछले साल जो है 2 करोड़ 15 लाख के करीब नौकरियां सिर्फ टूरिज़्म में गई, सिर्फ टूरिज़्म में, डायरेक्ट जॉब्स जो हैं। तो कुल जो है 3 करोड़ 48 लाख डायरेक्ट जॉब थी, जिनमें से 2 करोड़ 15 लाख चली गई, तो कितनी बची? ठीक है, वो बताते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बाकियों में मिलाकर के कुल मिलाकर के कितनी नौकरियां गई होंगी? और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि सरकार जो है कोई भी रही हो शुरू से लेके आज तक, जब कुछ भी करते हैं काम तो शेखी बघारते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, आपको बिठाया किस लिए वहाँ यार? जो किया क्या आपने पल्ले से किया, अपनी जेब से ला के किया क्या? किसी भी सरकार में विनम्रता नहीं देखी जाती। मुझे नहीं लगता ये लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए। आज की अगर हम संसद की कार्यवाही को देखें, स्थगित हो गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, सत्ता पक्ष है, वो जो कह रहा है, तब पहले वो विपक्ष में था, उस वक्त का जो सत्ता पक्ष था UPA, वो यही भाषा बोल रहा था। और आज का विपक्ष वही भाषा बोल रहा है जो उस वक्त का विपक्ष जो आज सत्ता पक्ष में है वो बोला करता था। मतलब सत्ता जो है वो बुलवाती है कुछ भी। जितने भी गैर जिम्मेदाराना हो जाते हैं लोग, ये सारा जो कसूर है ये सारा हमारे लोकतंत्र का होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर
सुधारों की बात करनी है, पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो संविधान है, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ क्लास में कि व्हाट इज़ इंडियन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ताकते रह जाते हैं कि मेरे सवाल का जवाब क्या, मतलब क्या है। फिर मैं उनसे थोड़ा विस्तार करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आपने 1935 को एक्सपेंड कर दिया, फिर थोड़ा सा आयरलैंड से ले लिया, थोड़ा सा इंग्लैंड से ले लिया, थोड़ा सा जर्मनी से ले लिया, थोड़ा सा स्विट्ज़रलैंड से ले लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। वैसे भी अगर 299 वकील जो हैं एक साथ बैठ करके फैसले लेते हैं पूरे देश के मामले में, उसमें कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई साहित्यकार नहीं है, कोई स्टूडेंट लीडर नहीं है, कोई किसान नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई आदिवासियों का एससीज़ का प्रतिनिधि, वकील नहीं, सामान्य जन की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग ज़िंदगी भर वकालत करते रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं, तो उनकी जो सोच है करीब करीब एक जैसी हो जाती है। तो कैसे वो पूरे देश के प्रतिनिधि बन गए, वी द पीपल कैसे हो गए? किसने उनको ये राइट्स दिए कि वो बनाए? किसने उनसे कहा कि फ़लाँ तारीख तक आप फिनिश करिए, चाहे जैसा भी बन रहा है? अमेरिका के संविधान में पहले 100 साल में सिर्फ 2 अमेंडमेंट हुई थी। वो आपने जो है 75 साल पूरे होने से पहले ही 125 अमेंडमेंट कर दी। और फिर हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारा सबसे बड़ा है, सबसे लचीला है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कितना पर्पस सर्व हो रहा है? कोई आता है अमेंड कर देता है, दूसरा आता है फिर अमेंड कर देता है, तीसरा आता है फिर अमेंड कर देता है। वाजपेयी जी के टाइम पे संविधान का जो पुनर्मूल्यांकन है उसकी बात हुई थी और इतना विरोध हुआ था कि बीजेपी जो है संविधान बदलना चाहती है। बदला तो अब भी जा रहा है, विरोध क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी हो जाए, अच्छी खासी मेजॉरिटी हो जाए, तो फिर कुछ भी कर सकती है वो। जब भी कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, आपने यूपीए में भी देखा है, आपने एनडीए में भी देखा है, सरकारें नहीं कर सकती। करती नहीं कहना चाहिए, कर सकती तो बहुत कुछ है। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब पीएम ने चाहा कि सिविल न्यूक्लियर डिसेबिलिटी बिल पास होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी सरकार ताक पे रख दी थी, पास करवाया था। तो हमेशा जो हम सुनते हैं कि वो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, कुछ नहीं होता, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। नहीं करना चाहा, नहीं किया। किसी भी सरकार के मामले में बहुत कम मुद्दे ऐसे होंगे जो उन्होंने करना चाहा हो और ना कर पाए हों। इच्छा शक्ति नहीं होती भाई। जब बिना कुछ किए सत्ता आ सकती है तो कुछ करके बदनाम होने से क्या फ़ायदा? कुछ करेंगे तो गलतियां भी होंगी। तो संविधान जो है आपका, बहुत लोग जो हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं, ख़ास तौर से जो पॉलिटिशियन हैं, ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी वाले हैं, कि हम तो संविधान को मानते हैं। इवन जो दलित लीडर्स हैं, इवन रूलिंग पार्टी वाले भी कह लो। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप किस संविधान की बात कर रहे हैं भाई? जो बाबा साहब ने जो दिया था संविधान, हालांकि कंपाइल ही किया था,
आप उस संविधान की बात कर रहे हैं कि जो या आज के संविधान की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कुछ नहीं सूझता। ठीक है। आप लोगों ने पहली बार जो है इंटरेक्ट किया, मैंने क्लास में अपने बच्चों से पूछा भी था डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। कुछ बच्चों ने सुझाव भी दिए थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ जो है वो इतनी शिथिल थी कि वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर पाया उनको। पर उसके बावजूद जो है मैं उनकी राय सामने रखूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी न्यूज़, एक न्यूज़ जो है ये सिर्फ हिंदू में आई है, और क्या है कि जो फार्मर्स का नया डेटाबेस बनाया जाएगा, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं, उसमें लैंडलेस फार्मर्स नहीं शामिल किए जाएंगे। क्या मतलब है इसका? हालांकि पहले भी होता आ रहा है, और आप में से कईयों को पता है, पर ज़्यादातर लोगों ने कोशिश भी नहीं की सोचने की कि अगर आप कहते हैं कि पिछले 40 साल में 4 लाख किसानों की मौत हुई है, ज़्यादा ही हुई है, पर हालांकि जो कहते हैं वो किसान वो हैं जिनके नाम पे ज़मीन थी। जैसे दादाजी के नाम पे ज़मीन होगी, अगर उनका बेटा सुसाइड कर लेगा, वो फार्मर डेथ में नहीं आएगा। उनकी बहू सुसाइड कर लेगी, पोता कर लेगा, वो फार्मर डेथ में नहीं आएगा। अब तो सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो बटाई पे काम करते हैं, उनका तो आने का मतलब ही नहीं। जो खेती है मजदूर हैं वो भी नहीं आएंगे उसमें। मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या। और कोई सवाल भी नहीं कर रहा इन बातों पे। एक एजुकेशन से रिलेटेड खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने बताया है कि 2014-15 में जो है इन्होंने इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कॉलेज खोले थे, और तब से लेके आज तक जो हैं करीब 400 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं रिस्पांस कम आने की वजह से। तब से लेके मतलब पहले साल में तो नहीं बंद हुए होंगे ना, तो पिछले 5 सालों में। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? 400 कॉलेजेस का बंद हो जाना, चलिए मैं आप पे छोड़ देता हूँ, उसके बारे में नहीं बताता। एक और न्यूज़ जो सिर्फ हिंदी के अखबार में आई है हिंदुस्तान में, जबकि सब जगह होनी चाहिए थी, कि 37,400 स्पीसीज़ के, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन का ख़तरा हो गया है। ये 2021 की रिपोर्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। खबर नहीं थी क्या ये? बाकी अखबारों ने क्यों नहीं कवर की? और रोज़ उस दिन भी मैंने उस दिन के अखबारों की बात की थी, आज भी आज के अखबारों की बात की है। पता नहीं, हर अखबार की अपनी प्रायोरिटी होती है, कौन सी खबर देनी है कौन सी नहीं, और ये डिपेंड करता है सब उसके रीडर के ऊपर। कौन सा अखबार कौन सी न्यूज़ कवर करेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि अखबार के हिसाब से उसका रीडर कौन सी न्यूज़ पढ़ना चाहता है। ये नहीं कि उनको कौन सी पढ़नी चाहिए। खैर, एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने 5-6 सुझाव एक साथ दे दिए हैं इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। रोहित दुबे जी ने, उनने क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन बॉन्ड। क्लास में भी बच्चों ने कहा था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फार एक्सीड परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपेंड। अब पहली बात ये है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ अ मस्ट। पूरे देश के हर चीज़ में, और पॉलिटिक्स में सत्ता के लिए या बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक पॉलिटिकल साइंस ने बड़े ही व्यंग के तरीके से कहा था, लेकिन बहुत सही है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? 1 idiot is equal to 1 genius, 2 idiots are more than 1 genius। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई इस तरह की कोट्स हमें दी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। हमेशा जब भी विवाद होता है तो सत्ता पक्ष ये कहता है, ठीक है, जब अगली बार चुनाव होंगे तो जो करना हो कर लेना, अभी तो मैंडेट हमारे पास है। कोई भी बात अपोजिशन कहती है और सरकार अगर जवाब नहीं देना चाहती तो सिंपल सा जवाब होता है कि जनता ने जवाब दे तो दिया है, हमसे क्यों मांग रहे हो। और एक और कोट है उनका, मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा। उनका कहना है कि इलेक्शन एक झुंझुना है जो हर 5 साल में हमें एक बार पकड़ा दिया जाता है। जितने भी सत्ता पक्ष होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं, अगर आप वोट देते हैं तो आप अपनी मर्जी की सरकार चुनेंगे। अगर आप सरकार की क्रिटिसिज्म करें किसी भी टीवी चैनल पे या अदरवाइज़, वो आपसे पूछेंगे आपने वोट दिया था और नहीं दिया, तो फिर आपका तो हक ही नहीं बनता क्रिटिसाइज करने का। मैं तो जब से वोटर बना हूँ, एक आध बार हुआ है कभी कि मेरे वोट से सरकार बनी हो। और अगर मान लो मेरी मर्जी की मेरी बनी, लेकिन जो उम्मीद दी गई थी वो नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे उसका? राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट। कुछ लोग डाउट करेंगे कि इससे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, पर एक बेईमान आदमी से को ढोते रहने 5 साल से तो अच्छा रहेगा ना भाई। फिर रोहित जी ने कहा है कि लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं इलेक्शन लिमिट से। बात तो बिल्कुल सही है, और जब तक सिटीजन जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही रहेगा। और बहुत सारे लूप होल तो अपने आप ही कानून आपको दे देता है भाई। अब कल ही की बात है, नए सीबीआई चीफ बने, कौन है ये? नए कमिश्नर बने दिल्ली पुलिस के, कौन है? साहब नंबर 2 थे सीबीआई में, बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, आपको याद होगा। उनको इसलिए नहीं डायरेक्टर बनाया गया क्योंकि 6 महीने से कम टाइम बचा था उनका। गुजरात कैडर के हैं। अब गुजरात कैडर वाले तो आप समझ आइए, तो उनको डेपुटेशन बुलाया गया दिल्ली पुलिस में और कमिश्नर बना गया, और बना करके साल भर का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो 6 महीने तो नहीं रहे ना, या साल भर का एक्सटेंशन दे के कमिश्नर बना दिया गया। तो इसलिए नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा, यूज़ ऑफ मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग इलेक्शन कैंपेन, ये एक बहुत ही वेग इशू है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आज जितना भी मीडिया है, गोदी मीडिया कहते हैं लोग, बिकाऊ मीडिया कहते हैं लोग, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज, और वो खर्चीला भी नहीं है।
और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्शन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं कि इलेक्शन वाले टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं। मेरे विचार से सबसे पहले तो ये है कि किसी भी पार्टी को, जैसे कि हमारे पीएम ने कहा था इलेक्शन के लिए, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जो खिलाफ़ जो केसेस वगैरह हैं, इलेक्शन कमीशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए उस बारे में। सरकार तो नहीं बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि सरकार माने, बहुत नहीं भी मानते, बहुत बार मानना चाहिए। को जिनके पास भी क्रिमिनल केसेस हैं और उनको 3 साल या ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। 3 साल या ज़्यादा का क्या मतलब है? सज़ा हो सकती है तो सज़ा हो सकती है। हाँ, आप इश्यूज निकाल लीजिए कि वो सिविल लॉ में आते हैं, कि क्रिमिनल में आते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनको आप चुनाव से बाहर कर दें। पहली बात तो ये है कि आपके संविधान की धज्जियाँ तो चुनाव से पहले ही उड़ जाती हैं। कैसे? आपका संविधान कहता है कि कोई भी दल जो है जिसके पास सफिशिएंट नंबर्स हैं, वो इलेक्शन के बाद, चुने जाने के बाद, दे विल होल्ड ए मीटिंग एंड देन दे विल इलेक्ट अ लीडर अमंग्स देमसेल्व्स। जो बहुमत वाली पार्टी जो है वो भेजेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति घोषणा करेगा, मतलब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुनेगी उस मीटिंग में। हमारे यहाँ तो पार्टियाँ जो हैं बिना इलेक्शन के ही चुन लेती हैं। चुनाव हुआ नहीं, प्रधानमंत्री पहले से बन जाते हैं। सुभाष कश्यप ने शायद एक जगह लिखा था कि जो संविधान निर्माता है उनकी ये फीलिंग थी कि अगर वो अपने अंदर से चुनेंगे तो वो नेता अपने ग्रुप के लिए जो है लॉयल रहेगा, उनके दबाव में रह कर के काम करेगा। तो ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए संविधान की बखिया उघेड़ने में तो हर पार्टी की अपनी अपनी भूमिका रही है। इलेक्शन की बात तो बाद में आती है। संविधान का ही जैसे हाल ही में जो भी परिवर्तन किए गए, सही हैं या गलत, हम लोग ये कहने वाले नहीं होते। कोर्ट जो है वो फैसले करता है। हम लोग अपनी राय दे सकते हैं पर ज़रूरत पड़े तब। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं अपनी एक वीडियो में कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं, उनका स्टेटस क्या है? दे आर रजिस्टर्ड एज NGOs। NGOs के जो रूल्स हैं वो उन पे लागू क्यों नहीं होते? फिर NGO को हर साल अकाउंट का ऑडिट स्टेटमेंट देना पड़ता है, साथ में पूरे का पूरा बैलेंस शीट देनी होती है, साथ में उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देनी होती है, और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कॉपी सबमिट करनी होती है। तो और जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताऊं। 2 सीनियर हालांकि मित्र थे मेरे, गवर्नर रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी का मौका मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की जानकारी नहीं थी। उनके राइट्स क्या हैं उनको पता नहीं था। जैसे अभी हाल ही में एक मीडिया डिबेट में रूलिंग पार्टी के एक प्रवक्ता को 5 ट्रिलियन में कितनी ज़ीरो होंगी उनको नहीं पता था।
तो प्रश्न सिर्फ जो है इलेक्शंस का ही नहीं है, राज व्यवस्था का है, गवर्नेंस का है, और उसको सरकार क्या चलाएगी, चलाना तो हमें होता है, और हमारी भूमिका क्या है उसमें। ये सारे के सारे मुद्दे हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। और मैं फिर से चाहूँगा आपसे और ज़्यादा सुझाव, ताकि जितना लोग समझें चीज़ों को, और समझें ही नहीं। एक बहुत फेमस कहावत है, सानों की तुआनों की, हमें क्या तुम्हें क्या। ये एटीट्यूड जो है, इससे उबरना है। जो हालत है दुनिया की वो तो दुनिया जाने, लेकिन जो हालत है देश की वो तो हमें जाननी चाहिए भाई। ठीक है, विस्तार अगली बार। थैंक यू।